भरोसा, बदलते भारत की शान। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल की बुवाई से लेकर फसल कटाई तक पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान किया जाता है। स्थानीय आपदा या फसल कटाई के बाद नुकसान की स्थिति में बीमित किसानों द्वारा 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, संबंधित बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। ऐसी फसलें जिन्हें फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए बंडल बनाकर रखने की आवश्यकता होती है एवं उस स्थिति में यदि प्राकृतिक आपदा से कोई नुकसान होता है तो फसल कटाई से 14 दिन की अवधि तक बीमा कवर उपलब्ध रहता है और होने वाले नुकसान का आकलन व्यक्तिगत भूखंड खेत के आधार पर किया जाता है। क्लेम राशि का भुगतान राज्य सरकार एवं बीमा कंपनी की संयुक्त समिति द्वारा आकलन के पश्चात निर्धारित करके किसानों को सीधे बैंक खाते में किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक कदम आत्मनिर्भरता की ओर। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी शोरान। कोविड-19 महामारी के दौर में किसानों के लिए तमाम उपयोगी जानकारियों के साथ आत्मनिर्भर भारत खबर खेती की में हम हाजिर हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। अगरबत्ती उद्योग को मजबूत बनाने की कवायद, राष्ट्रीय बांस मिशन ने शुरू की प्रबंधन प्रणाली। इस साल तेज है सरकारी गेहूं की खरीद, हरियाणा और पंजाब में जमकर की जा रही है खरीदारी। प्रार्थना और देखभाल ने नवजात सुखदीप सिंह को कोरोना योद्धा बना दिया। बठिंडा जिले के तुंगवाली गांव के सफल किसान गुरचरण सिंह मान। चंडीगढ़ के लेबर ब्यूरो में टीकाकरण का आगाज, 30 लोगों को लगा पहला टीका कोविशील्ड का। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। राष्ट्रीय बांस मिशन ने प्रबंधन सूचना प्रणाली की व्यवस्था की है और इस मंच के तहत तमाम जो अगरबत्ती की इकाइयां हैं उनसे जुड़ी हुई जानकारियां आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगी, चाहे वो कच्चे माल की उपलब्धता को लेकर हो या बाजार इकाइयों को लेकर हो। विपणन की व्यवस्था कैसे की जा सकती है, तमाम जानकारियां तो मिलेंगी ही, साथ ही बाजार से कैसे जोड़ा जाएगा इन इकाइयों को, वो सूचना भी आपको यहाँ से उपलब्ध हो सकती है। तो आइए इसी से जुड़ी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। भारतीय अगरबत्ती की खुशबू दुनिया के कोने कोने को सुगंधित कर रही है। इसी वैश्विक लोकप्रियता को देखते हुए इस क्षेत्र को और सशक्त बनाया जा रहा है। यही वजह है कि राष्ट्रीय बांस मिशन से जुड़े सभी राज्य अगरबत्ती उत्पादन इकाइयों का दस्तावेजीकरण कर रहे हैं, ताकि वोकल फॉर लोकल और मेक फॉर द वर्ल्ड अभियानों के तहत इन इकाइयों को मदद देने के तौर तरीकों का आकलन हो सके। अगरबत्ती क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, राज्य सरकारें और उद्योग जगत एक साथ आए हैं। इसका मकसद स्थानीय समुदायों की आजीविका को बेहतर बनाना और उसका आधुनिकीकरण है। अगरबत्ती क्षेत्र आमतौर पर स्थानीय लोगों को बड़े स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराता है, लेकिन ये क्षेत्र कई तरह की बाधाओं के चलते सिकुड़ता जा रहा था। यही वजह है कि राष्ट्रीय बांस मिशन ने 2019 में अगरबत्ती क्षेत्र पर एक विस्तृत अध्ययन किया, जिसके बाद सरकार ने कई नीतिगत बदलाव किए। खास तौर से अगरबत्ती के लिए किए जाने वाले कच्चे माल के आयात को आयात शुल्क मुक्त श्रेणी से हटाकर प्रतिबंधित श्रेणी में डाल दिया। साथ ही इस पर आयात शुल्क बढ़ाकर 25% कर दिया। इन फैसलों से घरेलू अगरबत्ती उद्योग को बल मिला है। बांस से बने भारतीय उत्पादों के लिए न सिर्फ घरेलू बल्कि वैश्विक बाजार में भी पहचान बनाने के लिए प्रबल संभावनाएं हैं। इसके लिए नई प्रौद्योगिकी, आधुनिक प्रणाली और निर्यात किए जाने वाले देशों के मानदंडों पर खरा उतरना जरूरी है।
राष्ट्रीय बांस मिशन घरेलू उद्योग गतिविधियों को बढ़ाने के साथ साथ तकनीकी एजेंसियों के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने को व्यवस्थित कर रहा है। इसी दिशा में उत्पादों से जुड़ी इकाइयां स्थापित करने के लिए किसानों को प्रति हेक्टेयर 50% की सीधी सब्सिडी दी गई। सरकारी एजेंसियों और उद्यमियों की ओर से ऐसी इकाइयों को स्थापित करने पर 100% छूट है। ये मिशन फिलहाल 21 राज्यों में संचालित किया जा रहा है, जिसमें पूर्वोत्तर के सभी 9 राज्य शामिल हैं। राष्ट्रीय बांस मिशन वाणिज्य क्षमता वाली प्रजातियों की खेती के लिए उन्नत पौधारोपण सामग्री उपलब्ध कराए जाने का सुझाव दे रहा है। साथ ही कॉमन फैसिलिटी सेंटर और दूसरी पोस्ट हार्वेस्ट इकाइयों की स्थापना पर भी जोर दे रहा है। और अब आपको बताते हैं गेहूं की खरीद के बारे में। इस बार काफ़ी तेज़ गेहूं की खरीद बताई जा रही है। हरियाणा और पंजाब में ख़ास तौर से तेज़ी दिखाई दे रही है और इसका सीधा सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है। सीधा पैसा उनके खाते में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। इस साल तेज है गेहूं की सरकारी खरीद। पंजाब और हरियाणा में हो रही है जमकर खरीदारी। रबी विपणन सत्र 2021-22 चल रहा है। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रबी फसलों की खरीद कर रही है। गेहूं की खरीद का काम पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दूसरे उत्पादक राज्यों में सुचारू रूप से चल रहा है। 10 मई 2021 तक देश भर के 34,57,000 किसानों से 3,41,77,000 टन से भी ज्यादा गेहूं खरीदा जा चुका है, जबकि पिछले साल की इसी अवधि तक खरीदारी का आंकड़ा महज 2,52,50,000 टन था। यानी इस बार खरीदारी की रफ्तार तेज है। राज्यों की बात करें तो पंजाब से अब तक 1,29,35,000 टन गेहूं खरीदा गया है, जो कुल खरीद का करीब 38% है। हरियाणा से 80,80,000 टन यानी 23.64% और मध्य प्रदेश से 97,54,000 टन यानी 28.53% खरीदारी हुई। इस साल सार्वजनिक खरीद के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा है। हरियाणा और पंजाब की सरकारों ने खरीदारी की रकम ऑनलाइन फंड ट्रांसफर के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में डाली है। इससे किसानों को भुगतान में देरी की समस्या से छुटकारा मिला है। ये काम एक राष्ट्र एक MSP एक DBT के अंतर्गत किया जा रहा है। अब तक पंजाब के किसानों से खाते में लगभग 22,215 करोड़ से भी ज्यादा की रकम ट्रांसफर की जा चुकी है, जबकि हरियाणा किसानों के खाते में डाली गई रकम का आंकड़ा 12,384 करोड़ से थोड़ा ऊपर है। अभी वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत जारी रहेगा। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रार्थनाओं और दुआओं ने नवजात सुखदेव सिंह को कोरोना योद्धा बना दिया। ये केवल 20 दिनों का ही था जब वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और उसे कोरोना योद्धा बनने में 10 दिन लगे। उसके माता पिता की प्रार्थनाओं तथा डॉक्टर की निस्वार्थ सेवा एवं विशेषज्ञता और नर्सिंग स्टाफ की देखभाल ने उसे इस घातक वायरस के चंगुल से बचा लिया।
कल जब RT-PCR सहित सभी मेडिकल जांचों से गुजरने के बाद जालंधर के पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से नवजात सुखदीप सिंह डिस्चार्ज हुआ तो वो शायद राज्य का सबसे छोटा विजेता था और इस अवसर पर हर तरफ मुस्कुराहटें छाई थी। उसके माता पिता दोनों ही नेगेटिव थे। उसके पिता गुरदीप सिंह ने कहा, अपना बच्चा होने की हमारी खुशी कुछ ही क्षणों के लिए थी। हमें ये जानकर धक्का लगा कि हमारा बच्चा कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कपूरथला के रहने वाले एक साधारण पृष्ठभूमि के गुरदीप सिंह ने कहा कि ऐसा लगता है कि भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली और वो अस्पताल द्वारा उपलब्ध कराई गई देखभाल तथा चिकित्सा सेवाओं की बदौलत स्वस्थ हो गया है। मां संदीप कौर की खुशियों का कोई ठिकाना ना रहा जब उन्होंने चमक भरी आंखों के साथ अपनी बच्ची को गोद में लिया। भारत में विविध खेती का प्रचलन ज्यादा नहीं है। गेहूं, धान, चना, जवार जैसी जो फसलें हैं उन्हीं का उत्पादन हमारे किसान भाई बहन ज्यादा करते हैं। हो सकता है कि विविध खेती के बारे में आपको बहुत ज्यादा जानकारी अभी तक ना रही हो, लेकिन हम आपको एक ऐसे किसान से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने विविध खेती के जो लाभ हैं उनको पहचाना और अपनाया और न सिर्फ अपने लिए लाभ कमाया बल्कि औरों के लिए भी प्रेरणा बन रहे हैं। हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक सफल किसान जिनका नाम है गुरचरण सिंह मान। तो चलिए उनसे करते हैं मुलाकात और जानते हैं विविध कृषि के फायदों के बारे में। गुरचरण सिंह मान बठिंडा जिले के तुंगवाली गांव के एक सफल किसान हैं। जिस स्थान से ये संबंधित है वो एक शुष्क और अविकसित क्षेत्र है, लेकिन ये अड़चने उनकी मजबूत इच्छा शक्ति के सामने कुछ भी नहीं थी। वर्ष 1992 से इन्होंने खेती करनी शुरू की थी। उनके पास पहले से ही 42 एकड़ खेत थे। उस क्षेत्र की शुष्कता के कारण वो केवल गेहूं और धान की खेती ही कर पा रहे थे। कई प्रयासों के बाद जब वो पारंपरिक खेती से संतुष्ट नहीं हुए, तब उन्होंने अपनी खेती के तरीकों में बदलाव लाने का फैसला किया। उन्होंने विविधतापूर्ण खेती की प्रवृत्ति को अपनाया और इस पहल के कारण उन्हें पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष के सर्वश्रेष्ठ किसान के रूप में चुना गया और विविधीकरण को अपनाने के लिए पूर्व पंजाब कृषि विश्वविद्यालय शिक्षक मनिंदरजीत सिंह संधू द्वारा स्थापित पार्वती भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गुरचरण सिंह मान फिलहाल 42 एकड़ में से 10 एकड़ में बाग, 2.5 एकड़ में सब्जी की खेती, 10 एकड़ में मछली पालन करते हैं। साथ ही इन्होंने आधे एकड़ खेत में बरगद के पेड़ लगा रखे हैं। विविध खेती के अलावा गुरचरण सिंह मान मधुमक्खी पालन भी करते हैं। उन्होंने केवल 7 मधुमक्खी बक्से के साथ शुरुआत की थी और आज उनके पास 1800 से अधिक मधुमक्खी बक्से हैं, जिनसे हर साल कुल उत्पादन 1000 क्विंटल शहद का होता है। इनके द्वारा उत्पादित शहद गुणवत्ता में उत्कृष्ट है और कई देशों में मान्यता प्राप्त है। मधुमक्खी पालन में उनकी सफलता ने जिला प्रशासन को अपने गांव में शहद प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रेरित किया और ये संयंत्र 15 लोगों को रोजगार दे रहा है जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। उनका मधुमक्खी पालन व्यवसाय न केवल उन्हें बल्कि कई अन्य लोगों को भी रोजगार उपलब्ध करा रहा है। गुरचरण सिंह मान ने वास्तव में विविधीकरण के अर्थ को समझा है और उन्होंने इसे न केवल सब्जी की खेती में बल्कि अपने व्यवसाय में भी लागू किया है। उनके पास बाग, मछली फार्म, डेयरी फार्म है और वो जैविक खेती में भी सक्रिय रूप से शामिल हैं। मधुमक्खी पालन व्यवसाय से उन्होंने अन्य संबद्ध गतिविधियां शुरू की हैं, जैसे बी बॉक्स बनाना और वैक्स कैंडल मेकिंग आदि। मधुमक्खी पालन अब उनका प्राथमिक व्यवसाय बन गया है। शहद के अलावा वो हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जैम, अचार व मसाले भी बनाते हैं। इन्होंने इन सभी उत्पादों को मान के नाम से बाजार में उतारा है। उनकी सफलता की मुख्य कुंजी उत्पादन लागत को कम करना है। साथ ही लगन और कड़ी मेहनत ने इन्हें अपने काम में सफल बनाया है। सफल प्रयासों के कारण गुरचरण सिंह मान को वर्ष 2011 में NG रंगा किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ICAR ने कोविड-19 को देखते हुए दिशा निर्देश जारी किए हैं। क्या वो दिशा निर्देश हैं, कैसे उनका हमें अनुपालन करना है, आइए देखते हैं।
किसान फसल भी काटेंगे और फिर उसे बाजार भी लेकर जाएंगे। ये ऐसे काम है जिन्हें कोरोना संकट के बीच भी टाला नहीं जा सकता। किसानों का काम भी चलता रहे और बीमारी का फैलाव भी ना हो, इसके लिए कई तरह की सावधानियां अन्नदाता को अपनानी होंगी, जैसे बार बार साबुन से हाथ धोना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, चेहरे पर मास्क लगाना, औजारों और मशीनों की साफ सफाई का ख्याल रखना, यानी मशीनों को सैनिटाइज करते रहे। इसी तरह परिवहन वाहनों, जूट बोरों या दूसरे पैकेजिंग सामान को भी इस्तेमाल से पहले सैनिटाइज करें। बेहतर होगा कि ज्यादातर काम मशीनों से किया जाए और मशीन के पास केवल आवश्यक संख्या में ही मजदूरों को जाने दिया जाए। जिन हिस्सों में कटाई या चुनाई का काम हाथों से हो रहा है, वहां 4 से 5 फीट की पट्टियों में काम करें। इससे मजदूरों के बीच दूरी बनाने में मदद मिलेगी। जहां तक संभव हो, कृषि कार्य समय अंतराल पर करें ताकि बहुत ज्यादा मजदूर इकट्ठा ना हो। काम पर जाने पहचाने लोगों को ही लगाए और उनसे भी जरूरी पूछताछ कर ले ताकि संदिग्ध या विषाणु वाहक शख्स से बचा जा सके। कटाई के बाद फसल का संग्रहण 3 से 4 फीट की दूरी पर छोटी छोटी ढेरियों में किया जा सकता है। साथ ही खेत के स्तर पर प्रसंस्करण के दौरान प्रति ढेरी 1 से 2 व्यक्तियों दिया जाना चाहिए। गेहूं, मक्का और मूंगफली के लिए उपयोग में लाए जाने वाले थ्रेशर की भी उचित साफ सफाई करें। मशीनों के जिन हिस्सों को बार बार हाथ से छूने की जरूरत पड़ती हो, उन्हें साबुन से धोते रहें। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी कार्यक्रम जारी रहेगा। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चंडीगढ़ में लेबर ब्यूरो की तरफ से पहले टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को टीकाकरण में शामिल किया गया और 30 लोग हैं जिन्होंने पहला टीकाकरण करवाया और उन्हें कोविशील्ड का टीका लगाया गया है। कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। टीकाकरण इस समस्या से निपटने का कारगर हथियार है। चंडीगढ़ के लेबर ब्यूरो ने अपने यहाँ कोविशील्ड टीकाकरण शिविर का आयोजन किया। टीका लगवाने वालों में लेबर ब्यूरो और भुगतान एवं लेखा कार्यालय के अधिकारी शामिल थे। इनके अलावा चंडीगढ़ के लेबर ब्यूरो और प्रमुख श्रम आयुक्त चंडीगढ़ और उनके परिवार के सदस्यों को भी टीका लगाया गया। इस शिविर का आयोजन चंडीगढ़ के स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने इस टीकाकरण अभियान के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की एक समर्पित टीम को तैनात किया था। टीकाकरण की पूरी प्रक्रिया एक डॉक्टर की देखरेख में हुई। लेबर ब्यूरो के महानिदेशक डीपीएस नेगी ने इस मौके पर लेबर ब्यूरो कार्यालय से संबंधित सभी सदस्यों और उनके परिवार वालों से टीका लगवाने का आह्वान किया। उनका कहना था कि टीकाकरण का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि कोई भी व्यक्ति इस वायरस से सुरक्षित होगा, बल्कि इससे ये भी सुनिश्चित होता है कि टीकाकरण के बाद कोई भी व्यक्ति भविष्य में संक्रमण को फैलाने वालों में शामिल नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि जब कोई व्यक्ति टीका लगवा लेता है तो वो न सिर्फ खुद को बल्कि अपने परिवार के सदस्यों को भी इस जानलेवा वायरस से सुरक्षित कर लेता है। उनका मानना था कि टीकाकरण के बाद कर्मचारी ज्यादा समर्पण भाव और आत्मविश्वास के साथ अपनी सेवा दे सकेंगे।
नेगी ने कहा कि देशवासियों को टीकाकरण के संबंध में किसी भी तरह के भ्रम या आशंका से दूर रहना होगा, क्योंकि ये वायरस के संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने में मददगार होता है। भारतीय मौसम विभाग ने आने वाले समय के मौसम को लेकर जो जानकारी दी है, आइए आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश में 2 दिन कुछ इलाकों में बरस सकते हैं बादल। उप हिमालय पश्चिमी बंगाल में 2 दिन अधिकतर जगह बारिश की संभावना। गंगई पश्चिमी बंगाल में अगले 2 दिन अनेक स्थानों पर बरसेगा पानी। बिहार, झारखंड और ओडिशा में 2 दिन कई स्थानों पर बारिश के आसार। अरुणाचल प्रदेश में 2 दिन अनेक स्थानों पर बारिश का अनुमान। असम और मेघालय में गुरुवार को अधिकतर इलाकों में होगी बरसात। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 2 दिन अनेक स्थानों पर बरसात होगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गिनी चुनी जगह बारिश की उम्मीद। केरल में अगले 2 दिनों के दौरान अनेक जगह हो सकती है बरसात। तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में अनेक स्थानों पर बारिश के आसार। जिंसों को लेकर मंडियों में क्या उतार चढ़ाव रहा, आइए देखते हैं इसी से जुड़ी हुई ये रिपोर्ट। गुजरात की मंडी में गेहूं का भाव। जम्बूसर मंडी में 1,800 रुपए से 2,100 रुपए प्रति क्विंटल रहा। राजस्थान की मंडी में गेहूं का भाव। बेगू मंडी में 1,600 रुपए से 1,850 रुपए प्रति क्विंटल रहा। उत्तर प्रदेश की मंडी में गेहूं का भाव। अलीगंज मंडी में 1,960 रुपए से 1,976 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अलीगढ़ मंडी में गेहूं का भाव 1,900 रुपए से 1,975 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बस्ती मंडी में 1,800 रुपए से 1,975 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गाजीपुर मंडी में गेहूं का भाव 1,650 रुपए से 1,975 रुपए प्रति क्विंटल रहा। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको अहम जानकारियां इस कार्यक्रम के तहत हासिल हुई होंगी। कल फिर मुलाकात होगी तमाम नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।